आज अनाथाश्रम में 1 साल की नित्या अपने नए माँ बाप का इंतजार कर रही है। एक अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद भी, जहाँ माँ बाप दोनों का ही अच्छा कारोबार होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि नित्या अनाथों की तरह आश्रम में पल रही है। आज मैं आपको एक माँ और उसकी जी जान से प्यारी बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है मैं नित्या। मैं मेरी माँ की कोख में पल रहा एक 5 सप्ताह का भ्रूण, या जिसे आप गर्भ भी कहते हैं, मैं वो गर्भ हूँ। मैं अभी अभी मेरी माँ की कोख में मेहमान बनकर आया हूँ। अभी अभी डॉक्टर ने मेरे माँ पापा को खुशखबरी दी है। मेरी माँ और मेरे पापा बहुत खुश हैं। मेरी माँ तो इतनी खुश है कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली हो। मेरे आने से पहले मेरे 2 भाई बहन शायद किसी कारणवश इस दुनिया में आ नहीं सके। मेरी माँ अब इतना खुश रहने लगी है मानो उसे दुनिया का बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। आज मेरी माँ नानी के साथ ट्रेन से कहीं जाने वाली थी, पर माँ को आज सुबह ही खुशखबरी मिली। माँ सुबह उठकर बाथरूम गई, वहां से आकर पापा को कुछ दिखाया और अचानक पापा खुशी से माँ को लिपट पड़े। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। क्यों न हो, 5 साल बाद मैं उनके घर आने वाला था, इस दुनिया में आने वाला था। पापा ने फरमान जारी कर दिया कि अब कोई भी कहीं नहीं जाएगा और रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। डॉक्टर ने माँ को कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख कर दिए और कहा कि तुम्हें इस बार बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, आराम करना पड़ेगा। पापा माँ की केयर करने लगे। नानी माँ को उनके अनुभव से अच्छा अच्छा खाना बना कर देती, फल काट कर देती, आराम करने को कहती। क्यों न हो, वो भी मेरी माँ की माँ थी। अपनी बेटी का ध्यान तो उन्हें रखना ही पड़ेगा। उन्हें भी मेरे आने से बहुत खुशी हो रही थी। मैं अपनी माँ के कोख में मस्ती से पलने लगा था। माँ का पूरा शरीर ही खुशी खुशी काम कर रहा था। माँ के शरीर का हर एक अंग खुश था, क्योंकि शरीर के अंदर अब एक मेहमान पल रहा था। माँ 6 सप्ताह बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चे की धड़कन आई या नहीं। माँ की धड़कन बढ़ गई। वो मन ही मन घबरा गई। भगवान से प्रार्थना कर रही थी, सब कुछ ठीक रहे, मेरा बच्चा सही सलामत रहे। डॉक्टर ने कहा, आप घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बी रिलैक्स। डॉक्टर ने माँ का अल्ट्रासाउंड किया और मेरा फर्स्ट हार्ट बीट डॉक्टर को सुनाई दिया। डॉक्टर ने माँ को कहा, बच्चे की धड़कन आ गई है। माँ को मेरी पहली धड़कन सुनाई गई। माँ खुशी खुशी रो पड़ी। मेरी माँ भी कामकाजी महिला थी, पर कभी कभी पुरानी यादें याद करके घबरा जाती थी। अब घर में खुशी भरा वातावरण था। माँ और पापा में आपस में अच्छी समझ थी। पापा समझ जाते थे कि माँ को क्या चाहिए क्या नहीं। रोज सुबह पता नहीं माँ को क्या हो जाता था, माँ उठते ही वैक वैक करती थी। अंदर बहुत जोरों से आवाज आती थी और अंदर उथल पुथल मच जाती थी। मैं लुढ़क जाता था। माँ रोज ड्यूटी जाती थी और ड्यूटी से घर आती थी। नानी माँ को आने के बाद खाना देती, फल काट कर देती। माँ पापा के साथ टहलने जाती, फिर पापा माँ के पेट से कान लगाकर मुझे धार्मिक कहानियाँ सुनाते, मुझसे बातें करते। अब हम दोनों में थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी थी। अब मुझे अंदर 3 महीने पूरे हो चुके थे। अब मैं बाहर की आवाज़ें सुनने लगा था। माँ मुझे पेट पर हाथ रखकर सहलाती। वो रात में एक ही करवट पर सोती। पता नहीं कैसे वो सो पाती थी। अब मेरा शरीर पूरा बन चुका था, बस थोड़ा विकास होना बाकी था। माँ अब थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने लगी थी। मुझे भी स्वाद आने लगा था। बहुत बार वो मीठा, बहुत बार खट्टा, ऐसी चीज़ें खाने लगी थी। हर सुबह माँ गिलास भरकर जूस पीती थी। मैं रोज 6 बजे माँ के पेट पर लात मारकर माँ को जगाता। एक दिन मैंने माँ को जगाया नहीं, तो माँ परेशान हो गई। वो रोने लगी। पास में ही पापा लेटे थे, उनको माँ ने जगाया। पापा ने पूछा, क्या हुआ? माँ बोली, हलचल हो नहीं रही है। वो जोरों से रोने लगी। पापा माँ के पेट के पास आए और उन्होंने पेट पर कान लगाकर वो मुझसे कुछ कुछ बातें करने लगी, और मैंने थोड़े ही देर में माँ के पेट पर लात मारी। माँ रोते रोते हंस पड़ी और कहा, लात मारी, लात मारी। कुछ दिनों बाद माँ डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई। डॉक्टर ने सेकंड अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा।
माँ अल्ट्रासाउंड के रूम में गई। अल्ट्रासाउंड करने के लिए बेड पर माँ लेट गई। डॉक्टर माँ के पेट पर गोल गोल सा कुछ घुमाने लगे। मैं अंदर एक कोने में सो रहा था। डॉक्टर ने माँ को कहा, आपने दोपहर का खाना खाया? माँ ने कहा, हाँ। आप कुछ खाकर आओ दोबारा। ये बच्चा तो बहुत जिद्दी लग रहा है, एक कोने में पड़ा है, मूवमेंट कर ही नहीं रहा है। पापा माँ को कुछ खाने के लिए ले गए। आसपास कोई भी खाने की दुकान नहीं थी, केवल एक दुकान थी, वहाँ छोले कुलचे बिक रहे थे। माँ को छोले कुलचे बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर मजबूरी में माँ ने पहली बार छोले कुलचे खाए। खाने के बाद माँ अल्ट्रासाउंड के लिए आई। वो अब भी मन से काफ़ी घबरा रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे। अगले दिन रिपोर्ट आने वाला था। माँ तनाव में थी। पापा रिपोर्ट ले आए थे। डॉक्टर ने बताया सब ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने माँ को एक सुकून भरी सांस लेते हुए एहसास किया, मेरी माँ अपने से ज़्यादा मुझ पर ध्यान रखती थी कि मैं हलचल कर रहा हूँ या नहीं, मैं घूम रहा हूँ या नहीं, मैं किक मार रहा हूँ या नहीं। अब उनका हर पल मेरे साथ जुड़ा था, उनकी हर सांस मुझसे जुड़ी थी। माँ को खुद को क्या तकलीफ हो रही है वो शायद उसके बारे में सोच ही नहीं रही थी। उन्हें तो बस मुझे इस दुनिया में सही सलामत लाना था, ये दुनिया कितनी सुंदर है ये दिखाना था। अब माँ को 7 महीने हो चुके थे। नानी पुरातन कोई रस्में करने लगी थी। माँ और पापा अब मेरे नाम के बारे में सोचने लगे कि अगर लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे। माँ पापा महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाने लगे थे, फिर धीरे धीरे 2 सप्ताह में एक बार। मैंने अब अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। मैं भी अंदर अब सूटकेस लेकर तैयार था। अब कभी भी मुझे बाहर आना पड़ सकता था। गांव से दादी और बुआ भी आ गई थी। दादी और बुआ माँ को कुछ कुछ करने को कहते, ये प्रार्थना वो प्रार्थना, ये खाना वो खाना, इस तरह। माँ भी बेचारी वो सब करती थी जो दादी चाहती थी। माँ एक दिन ड्यूटी करके घर आई तो पापा को कुछ कहने लगी। पापा ने तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, अंदर पानी की कमी हो गई है, हमें जल्दी ही बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। पापा ने कहा, ठीक है। अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती होने को कहा। मैं अंदर नाचने लगा। अब जल्दी ही मैं बाहर की दुनिया में आने वाला था। माँ शाम को हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। वो रात माँ के लिए बहुत तनाव वाली रात थी। वो बहुत लंबी रात थी, ऐसा मुझे भी लग रहा था। पापा माँ का पूरी तरह ख्याल रख रहे थे। अगले दिन सुबह सिस्टर ने माँ को कोई दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ एक डॉक्टर्स की टीम आई। कुछ ओटी ओटी जैसा कुछ सुनाई दे रहा था। माँ को डॉक्टर ने बेहोश कर दिया था। मैं जहाँ अंदर था वो डॉक्टर ने कुछ मार्क किया और कहा, जस्ट गिव मी नाइफ। ऐसा कहकर उन्होंने माँ के पेट पर एक चीरा लगाया। थोड़ी देर में वो मुझे अंदर ढूंढने लगी और मुझे पैर पकड़कर बाहर निकाला। मैं वहाँ वहाँ करके रोने लगा। वैसे माना जाता है कि बच्चे का पहला रोना इसलिए होता है कि अब उसकी अलग से नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही होती है। मैं खून में लथपथ था। डॉक्टर ने माँ का पेट जल्दी जल्दी सिलना शुरू किया। माँ अब भी होश में नहीं थी। सिस्टर ने मुझे कपड़े में लिया और एक मशीन के नीचे गर्म होने के लिए रखा। थोड़ी देर में डॉक्टर ने मुझे माँ को दिखाते हुए कहा, मुबारक हो, आपको बिटिया हुई है। माँ मुझे बहुत खुशी भरी नज़रों से देख रही थी। उनकी आंख में खुशी भरे आंसू थे। वो चाहती थी कि कोई भी हालत में उनका ये बच्चा जिंदा रहे। बाहर पापा और मेरे सारे परिवार को ये खुशखबरी सुनाएगी। पापा बहुत खुश थे। मेरी दादी और बुआ अभी भी कुछ खास खुश दिख नहीं रही थी। पापा ने मुझे गोद में लिया और दादी के पास ले गए। दादी ने मुंह मोड़ लिया। बुआ का भी यही हाल था। पापा फिर मुझे माँ के पास ले गए। माँ पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा काँप रही थी। डॉक्टर ने उनको वार्मर लगा दिया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ऐसे हालत में भी माँ मुझे दूध पिलाती रहती। वो खुद बहुत दर्द में थी, पर उन्हें केवल मेरा ख्याल था। 2 दिन बाद मुझे और मेरी माँ को घर ले आए। माँ ने पहले से ही मेरे लिए एक खूबसूरत कमरा तैयार किया था। मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने सब लाकर रखा था। मैं अपनी माँ के गोद में बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। माँ और पापा ने मेरा नाम नित्या रखा था। नित्या मतलब रोज की प्रार्थना। ये माँ दुर्गा का भी नाम था। दादी और बुआ पता नहीं क्यों पापा से लड़ाई करने लगी थी। अब माँ भी दुखी सी रहने लगी थी। मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के लिए कितनी यातनाएं सहन की थी।
उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे जन्म दिया था। माँ मेरे लिए रोज लोरी गाती, कई बार कोई गाना गाती। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली सुनाई देती थी। माँ मुझे लाडो लाडो कहकर पुकारा करती। घर पर कुछ दिनों बाद अच्छा सा माहौल नहीं था। पापा और दादी में झगड़े होने लगे थे। उसमें बुआ भी शामिल थी। मेरी नानी कुछ नहीं कहती थी, पर दादी उन्हें भी ताने मारती रहती थी कि खुद भी बेटियां पैदा किए और अपनी बेटी को भी। कुछ दिन ऐसा ही गर्मा गर्मी का माहौल घर पर बना हुआ था। एक दिन सुबह माँ और पापा नींद में ही थे। दादी माँ के पास आई, साथ में बुआ भी थी। दादी ने मुझे कुछ मीठा सा चटाया और फिर मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मैंने एक कूड़ेदान में अपनी आँख खोली। मैं एक सुंदर सी तकिया के कवर में लिपटी हुई थी। माँ ने शायद वो अपने हाथ से बनाया था। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। वहाँ कुत्ते, सुअर मंडरा रहे थे, मक्खियों का झुंड था। मेरा रोना सुनकर वहाँ एक कूड़ा उठाने वाला आया। उसने मुझे गोद में उठाया और सीधा पुलिस थाने ले गया। पुलिस ने मुझे रोते हुए देखा और महिला कांस्टेबल से दूध मंगवा कर मुझे दूध पिलाया। फिर मेरी कोई फाइल सी बनाई। एक पुलिस ने मेरी फोटो खींच ली थी और उस तकिया के कवर का भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। मैं मेरी माँ और पापा को ढूंढ रही थी। मैं मेरी माँ की गोद की गर्माहट को खोज रही थी। पता नहीं कहाँ थी मेरी माँ। पुलिस अब मुझे कोई अस्पताल ले आए। यहाँ मुझे कोई नर्सरी नाम के कमरे में रखा गया। वहाँ की सारी सिस्टर अब मेरा ध्यान रखने लगी। कोई मुझे कटोरी चम्मच से दूध पिलाती, कोई मुझे डकार दिलाती, कोई मेरे लिए नए कपड़े लाती, दवा और टीके भी लगाए। वहाँ के डॉक्टर्स भी मुझे कई बार गोद में लेकर खिलाने लगते। अब ऐसे दिन बीत रहे थे। मुझे अब कोई अडॉप्शन सेंटर में भेजने की बात हो रही थी। वहाँ की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस फाइल का काम करने लगे थे। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनाथ आश्रम में भेजा गया। वहाँ मेरी तरह ही बहुत सारे बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे। अनाथ आश्रम वालों ने मुझे अपने आश्रम के पालने में रख लिया। अब मेरा नया सफर शुरू हो चुका था। मैं रोज ही अपनी माँ की गोद की गर्माहट ढूंढ रही थी। रोती चीखती, पर मेरा कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे अब मुझे आश्रम की आदत पड़ने लगी थी। वहाँ के बड़े बच्चे मुझे अपने साथ खिलाते, मुझे गोद में उठाते। आश्रम में रोज ही कोई न कोई परिवार बच्चे गोद लेने के लिए आता, जिनको अपने बच्चे नहीं होते थे। अब मुझे भी किसी किसी परिवार को दिखाया जाता था, जो परिवार लड़की को गोद लेना चाहता था। अब मुझे आश्रम में आए हुए 1 साल पूरा होने वाला था। मैंने अब बोलना शुरू किया था। मैंने अपने मुंह से पहला शब्द माँ निकाला और मैं अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगी, पर वो नहीं मिली। जिस दिन मैं आश्रम पहुंची थी उसी दिन मेरा जन्मदिन मनाया जाता। अब मेरी शक्ल बदल चुकी थी। मैं अलग दिखने लगी थी। मुझे भी एक परिवार गोद लेने वाला था जिनको अपना बच्चा नहीं था। पेपर वर्क चल रहा था। कुछ दिन बाद मेरे नए मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आने वाले थे। बस कोर्ट का एक फाइनल ऑर्डर आने वाला था। मैं रोज ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरी माँ और मेरे पास आ जाए। आज मुझे बुखार हुआ और मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे कि अचानक एक दिन मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए अस्पताल पहुंच गई। वो मेरे सामने खड़ी थी, मुझे हाथ से सहलाते हुए, आँख से पानी टपकाते हुए माँ ने कहा, नित्या, और मुझे देख कर रोने लगी। मैं नित्या नाम सुनकर चहकने लगी। सारी कहानी सुनने के बाद सिस्टर ने मुझे उठाकर मेरी माँ के गोद में दिया। माँ मुझे गोद में लेकर खूब रो रही थी। हालांकि माँ को मुझे पहचानना मुश्किल हो रहा था, पर उनको मन में विश्वास था कि मैं उनकी बेटी नित्या ही हूँ। वहाँ के डॉक्टर और पुलिस ने कहा, आपको हमें सबूत देना पड़ेगा कि ये आपकी ही बच्ची है। माँ ने कहा, आप जो बोलोगे मैं करूँगी, पर आप जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया कीजिए। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली अपनी बच्ची को छोड़कर। माँ अब अस्पताल के बाहर ही रहने लगी थी। डॉक्टर ने मेरे और माँ पापा के कुछ टेस्ट करने को कहा और माँ पापा और मेरा खून निकाल कर पुलिस को दे दिया। पुलिस वो खून लेकर जांच के लिए ले गई। माँ को कहा, इस रिपोर्ट को आने में 1 सप्ताह लगेगा। माँ ने कहा, ठीक है। माँ मुझे अब दिन में 2-3 बार आकर देखा करती थी। साथ में पापा भी थे। वो मुझे देखकर बस रोया करती थी और कहती, बेटिया मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें खो दिया था। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई और खुद को ही थप्पड़ मारने लगी।
पापा ने उन्हें शांत किया। पापा ने बुआ और दादी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और कुछ साल की सजा सुनाई। 7 दिन बाद रिपोर्ट आई। माँ ने पूछा, डॉक्टर साहब, डीएनए की रिपोर्ट क्या आई है? डॉक्टर ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, थोड़ी देर बाद पुलिस आएगी, फिर बताते। माँ अब थक चुकी थी। वो पूरे 8 दिन से अस्पताल में थी। ना उन्हें खाने का होश था, न पीने का। थोड़ी देर में पुलिस की एक टीम वहाँ आई और उन्होंने मेरी माँ पापा को बुलाया और कहा कि आज कोर्ट से रिपोर्ट आई है कि ये बच्ची आप दोनों की ही है और हम इस बच्ची को आपको सौंप देंगे, पर कोर्ट के तहत आपको सारी कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ेगी और आप दोनों को ये सख्त ताकीद दी जाती है कि आप अपनी बच्ची का पूरी तरह से ध्यान रखोगे। माँ और पापा ने मुझे मिलकर गोद में लिया और वहाँ जितना हॉस्पिटल स्टाफ था उन सबको धन्यवाद देते हुए कहा, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जिन्होंने हमारे जिगर के टुकड़े का बड़े अच्छे से ध्यान रखा। हम खुशनसीब है कि हमारी खोई हुई बच्ची हमें वापस मिली। वो सब आप लोगों के कारण। हम सोशल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे बच्ची की फ़ोटो इतनी वायरल किया कि वो फ़ोटो एक दिन हमारे पास पहुंची, वरना हमने तो अपनी बच्ची को मरा हुआ समझ लिया था। सबका धन्यवाद करके माँ पापा मुझे मेरे प्यारे घर में ले आए। मैं अब मेरे अपने घर में खुशी खुशी बढ़ने लगी हूँ, खुले आसमान में उड़ने लगी हूँ, एक नई जिंदगी की ओर जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी थी, जो एक लड़की होने के बाद भी इतना खुश थे। वो अब अपनी नित्या को बढ़ते हुए देखना चाहते थे। बस कई बार ऐसी खबरें सुनकर मैं हैरान रहती हूँ कि एक औरत को क्यों नहीं समझ पाती, वो एक औरत की तकलीफ क्यों नहीं समझ पाती। एक माँ अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे पैदा करने में हर माँ को एक जैसे ही कष्ट होते हैं, उसको एक जैसी ही यातनाएं होती है। एक कटे हुए जख्म से 8 गुना ज़्यादा उस माँ को दर्द होता है जो बच्चे को जन्म देती है। ये क्यों नहीं समझ पाती कि लड़का या लड़की पैदा करना पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि किसी औरत पर। क्या इस पुरुष प्रधान दुनिया का कोई भी पुरुष इस दर्द को सह पाएगा, चाह कर भी एहसास कर पाएगा? जवाब नहीं ही होगा। खैर, आज नित्या अपने माँ पापा के साथ खुशी खुशी पल रही है, बढ़ रही है। पर क्या इस नित्या की तरह सारी बच्चियां खुशनसीब होती है, जो हर दिन मारी जाती है, कहीं फेंकी जाती है, कहीं दफना दी जाती है? आज की सदी में भी हर रोज हम लड़की होने के कारण दुखी होते हैं, लड़का होते ही खुशियाँ बढ़ जाती है। हमारा समाज कब मुक्त होगा इस लड़का लड़की के भेदभाव से? आज भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है हमारी सोच में। एक आंकड़ों के अनुसार 105 लड़के के पीछे 100 लड़कियां का रेशो चल रहा है। उम्मीद करते हैं धीरे धीरे इन सब में बदलाव आएगा। आज के ज़माने में बेटियां कहीं भी कम नहीं है, कोई भी फील्ड में कम नहीं है, बल्कि एक कदम आगे ही है। इस कहानी के जरिए मैं समाज को एक संदेश देना चाहूँगी कि माँ की जान होती है बेटियाँ, पिता की शान होती है बेटियाँ, ईश्वर का आशीर्वाद होती है बेटियाँ, यूँ समझ लो घर का ताज होती है बेटियाँ। ये कहानी दुनिया की सारी माताओं को समर्पित है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। If you like my stories, please like and share and subscribe my channel on YouTube, Minakshi Ki Kalam se. Thank you so much.